वंदे हाय दोस्तों, एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नई विषय वस्तु के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की विषय वस्तु है मृदा जैव पदार्थ। आइए जानते हैं आज की क्लास में हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है। नंबर 1, मृदा जैव पदार्थ क्या हैं। नंबर 2, ह्यूमस क्या है। नंबर 3, मृदा जैव पदार्थ के स्रोत क्या हैं। नंबर 4, मृदा जैव पदार्थ का मृदा में क्या महत्व है। नंबर 5, मृदा जैव पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक। आइए जानते हैं मृदा जैव पदार्थ क्या है। मृदा में पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के ऐसे अंश जिनका अभी तक अपघटन नहीं हुआ है, मृदा जैव पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मृदा में पड़ी हुई पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियां, तने, जड़ें इत्यादि, जिनका अभी तक मृदा में अपघटन नहीं हुआ है। जंतुओं में जैसे एक कोशिकीय जंतु से लेकर विशालकाय जीवों तक यदि मृदा में मृत अवस्था में पड़े रहते हैं या उनका कोई अंग शरीर से कटकर पड़ा रहता है, जैव पदार्थ कहलाते हैं। आइए जानते हैं ह्यूमस के बारे में। ह्यूमस मृदा में पाए जाने वाले जैविक पदार्थों के पूर्ण अपघटन के परिणाम स्वरूप बचे हुए शेष पदार्थ को कहा जाता है। ह्यूमस का रंग भूरे से लेकर गहरा काला तक हो सकता है। ह्यूमस का रंग निर्भर करता है कि किन जैविक पदार्थों का अपघटन हुआ है और किन परिस्थितियों में हुआ है। रासायनिक दृष्टि से ह्यूमस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मोम, रेजिन आदि कार्बनिक पदार्थों का सम्मिश्रण पाया जाता है। यदि तत्वीय संगठन देखा जाए ह्यूमस का, तो इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं अन्य सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। ह्यूमस के तत्वीय संगठन में सर्वाधिक मात्रा कार्बन की, जो लगभग 50% के आसपास होती है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा 35% होती है। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा 5%। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, जिसकी मात्रा 5%। और शेष 5% में सभी सूक्ष्म पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। आइए अब जानते हैं जैविक पदार्थों के स्रोत के बारे में। साथियों, जैविक पदार्थों के मुख्यतः 2 स्रोत हैं। एक तो पादप स्रोत, नंबर 2 जंतु स्रोत। आइए पादप स्रोतों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, पादप स्रोत। जैविक पदार्थों का वह अंश जो पौधों से प्राप्त होता है, चाहे वो पौधों की पत्तियों से हो, टहनियों से हो, फलों से हो, फूलों से हो, या फसल के अवशेषों से हो, पौधों की जड़ों से हो, सभी के सभी पादप स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। अब जानते हैं नंबर 2, जैविक स्रोत। जैविक स्रोतों के अंतर्गत जीव जंतुओं के अंश जो या तो मृत हो चुके हैं या शरीर का कोई भी अंग कट के भूमि पर गिर गया है, सभी के सभी जंतु स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। जंतु स्रोतों के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालकाय
जंतुओं तक को शामिल किया जाता है। आइए जानते हैं नंबर 4, मृदा में जैविक पदार्थों का महत्व। साथियों, मृदा में जैविक पदार्थों का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। नंबर 1, जैविक पदार्थ मृदा की भौतिक दशा में सुधार लाते हैं। नंबर 2, जैविक पदार्थों की अधिकता के कारण मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 3, जैविक पदार्थों की उपस्थिति से मृदा में वायु संचार का विकास होता है, अर्थात वायु संचार सुदृढ़ होता है। नंबर 5, मृदा भुरभुरी, मृद व मैलो हो जाती है। यानी नंबर 6, मृदा का अपरदन रुक जाता है। साथियों, एक बात जरूर नोट करिएगा कि जैविक पदार्थों की या कहें कि अपघटन के पश्चात ह्यूमस की जल धारण क्षमता क्ले तथा सिलिकेट मृदाओं से लगभग 4 से 5 गुना अधिक होती है। अगर मृदाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता क्ले मृदाओं की होती है। यदि क्ले मृदाओं से भी अधिक जल धारण क्षमता होती है तो ह्यूमस की होती है। आइए साथियों, अब जानते हैं नंबर 5, जैविक पदार्थों के अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, आर्द्रता। नंबर 2, तापमान या मृदा ताप। नंबर 3, वातन। नंबर 4, CN रेशियो। आइए इनको क्रम से जानते हैं। आर्द्रता या कहें इसको मृदा आर्द्रता। साथियों, किसी जैविक पदार्थ का अपघटन करने के लिए नमी का होना अति आवश्यक है। नमी की उपस्थिति में अपघटित करने वाले जीवाणु अधिक सक्रिय रहते हैं और शुष्क अवस्था में इनकी सक्रियता प्रभावित होती है। अर्थात जिन भूमियों में नमी की मात्रा पर्याप्त है वहाँ पर अपघटन की प्रक्रिया तीव्र होती है और जो मृदाएं शुष्क हैं वहाँ पर अपघटन की प्रक्रिया मंद अथवा बिल्कुल ही नहीं होती। आइए जानते हैं नंबर 2, तापमान। साथियों, अपघटित करने वाले जैविक पदार्थों का अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीव एक निर्धारित सामान्य ताप में अधिक सक्रिय रहते हैं और यदि तापमान सामान्य से कम या अधिक होता है तो उनकी सक्रियता प्रभावित होती है। सामान्य ताप 24 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य समझा जाता है, जो सूक्ष्म जीवों को एक अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। आइए जानते हैं वातन। यदि मृदा ठोस है जिसमें वायु संचार पर्याप्त नहीं होता या मृदा में इतना जल भर गया है जिससे वायु संचार बाधित हो रहा है, तब भी अपघटन की प्रक्रिया प्रभावित होती है, क्योंकि अपघटन करने वाले जीवाणुओं के लिए ऑक्सीजन या अन्य गैसें पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए, किंतु यदि उन्हें ये गैसें मुख्यतः ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती तो उनकी क्रियाशीलता बाधित होती है। अतः बलुई मृदा में क्ले मृदा की अपेक्षा अपघटन अच्छा रहता है। आइए जानते हैं नंबर 4, CN रेशियो। CN रेशियो से तात्पर्य है कि मृदा में पाया जाने वाला कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात है उसी को CN अनुपात अथवा CN रेशियो कहा जाता है। साधारण मृदाओं में CN रेशियो 8:1 से लेकर 15:1
1 के मध्य होता है। यदि CN रेशियो 8:1 से 15:1 के मध्य है तो वहाँ पर अपघटन की प्रक्रिया तीव्र रहती है, लेकिन 15:1 से ऊपर और 8:1 से नीचे यदि CN रेशियो रहता है तो दोनों ही परिस्थितियों में अपघटन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अर्थात प्रभावित से मतलब है कि अपघटन मंद या न के बराबर होता है और जैविक पदार्थ मृदा में यूं ही पड़े रहते हैं। साथियों, इसमें एक शब्द बार बार दोहराया जाता रहा है, वो है अपघटन। तो जानते हैं कि अपघटन क्या होता है। साथियों, प्रत्येक जैविक पदार्थ एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया ही अपघटन कहलाती है। यह अपघटन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ही होता है। साथियों, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली बार अगली क्लास के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।